जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साउथ एशिया की मायनाज़ एनालिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, आरज़ू काज़मी साहिबा। आरज़ू काज़मी साहिबा, मैं आपका इतना अच्छा तारुफ़ करा रहा हूँ, आप हँसी जा रही हैं। मतलब लगता है आपको, क्या लगता है आप किसी कोई फ़ैशन शो में आ गई हैं, कोई कॉमेडी शो में आ गई हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। नहीं सर, आप इतनी सारी तारीफें कर रहे हैं, खैर मैं इतनी तारीफों के लायक नहीं हूँ। तारीफ तो आपकी बनती है। आपकी तो मेजर गौरव ने भी तारीफ कर दी है कि आप जो है वो शो के बाहर बहुत इंटेलिजेंट हैं, और वो बहुत आपने लगाया भी है वो क्लिप बिल्कुल। तो जाहिर है सर, वो तो तारीफ तो आपकी बनती है। मैं तो मामूली सी सर, छोटी मोटी सी जर्नलिस्ट हूँ, किसी खाते में नहीं आती। ये तो मैडम आप हम्बल हैं। आप जो है वो इस बात को पसंद करती हैं कि हम्बल रहना बड़े लोगों की निशानी है। तो इसलिए आप जो हैं वो हम्बल हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। इंसान को हम्बल ही होना चाहिए। लेकिन मैडम, आपके मुल्क, वो जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर हैं, इमरान खान साहब, वो उन्होंने एक नई थ्योरी पेश कर दी है। वो कह रहे हैं मैं अब अपनी यूथ को बताऊँगा जिहाद कैसे करना है। तो मैडम, ये 40 साल पाकिस्तान को पता नहीं चला हमारी यूथ को जिहाद कैसे करना है, कि अब इमरान खान को दोबारा मैदान में आना पड़ा यूथ को बताने के लिए कि जिहाद कैसे करना है। ये आप इनकी स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? क्या ये कोई मजाक कर रहे थे? क्या वो सीरियस हैं? या कि वो समझते हैं कि मैं यूथ को और जो है वो आइडियोलॉजिकली मोबिलाइज कर लूं ताकि ये मेरे साथ जो है वो चिमटे रहें? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को खुद नहीं मालूम कि वो क्या बात कर रहे हैं, इसलिए कि आप देख ही सकते हैं पहले उन्होंने जिस तरह से जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिला दिए थे, फिर वो कहने लगे कि 12 मौसम होते हैं। अब उन्होंने एक नया लेकर आए हैं, वो कहते हैं कि 1,40,000 पैगंबर जो है वो दुनिया में उतारे गए, और उनसे कोई पूछे कि 16,000 और कहाँ से आ गए। तो इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने अभी ये भी कह दिया कि रिसेंटली जो फ्लड वगैरह आया है, तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि जब ये सब सफाई होगी, पानी उतरेगा, तो फिर फसलें बहुत अच्छी होंगी। अब इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि वो यूथ को कुछ सिखाना चाह रहे हैं या किसी तरीके से अपने साथ करना चाह रहे हैं। ऐसी बातें सुन के तो यूथ सिर्फ भागेगा ही, और भाग ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बातें इमरान खान कर रहे हैं, और रोज एक नया शोशा उन्होंने छोड़ा होता है, या वो इस वक्त भी ये नहीं सोच रहे कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क में, कितना ज्यादा फ्लड आया है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी अगर मैं और आप आराम से घर में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है हम लोगों के पास कि हम इस तरह से बात कर पा रहे हैं। अब उन लोगों को अगर आप सिर्फ टीवी पर ही देख लें, वहां जाना तो हर किसी के बस में नहीं है कि वो बलूचिस्तान या सिंध पे जाके विजिट करे। हालांकि करना चाहिए, कुछ लोग यूरोप चले जाते हैं लेकिन सिंध और बलूचिस्तान नहीं जा पाते। तो लेकिन ये जरूर है कि सर, वहाँ के हालात बहुत खराब है, और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को इस किस्म की स्टेटमेंट्स इस वक्त देनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वो अजीब अजीब किस्म के ही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के भी एक जो लीडर थे, उनको देखा होगा आपने, पहले वो 50-50 रुपए जो है वो लोगों को दे रहे थे। 50 रुपीज में क्या होता है आजकल। और उसके बाद उनकी एक वीडियो और आई, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर लोग बता रहे हैं कि जी हमारे घरों में पानी आ गया, ये हो गया, तो वो कह रहे हैं कि जी पानी को लाठी मारो। साथ ही साथ वसान साहब, जो वो भी मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी के ही हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वेनस बन गया हो। अब क्या कहे इस तरह के पॉलिटिशियंस को। और इमरान खान तो खैर प्राइम मिनिस्टर तक रह चुके हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि इस किस्म के लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो लोगों से कह रहे हैं कि फ्लड आया है तो बहुत अच्छा हो गया है और आइंदा फसल अच्छी होगी। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ बता भी रहे हैं, उनकी भी स्टेटमेंट मौजूद है कि कई साल लगेंगे लोगों को इसमें, इस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए। और जो कुछ नुकसान हुआ है लोगों का, उसको जो है सब लोगों को हर चीज प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो खाना हो चाहे घर हो। लेकिन ऐसे नॉन सीरियस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो तो खान साहब की तरफ से आती रहती हैं। तो आप इसको समझिए ये नॉन सीरियस स्टेटमेंट है, लेकिन मैडम वो तो रोजाना जो है वो टीवी पे आके और मीडिया पे आके वो तो अवाम को जो नजरियाती तौर पे तैयार कर रहे हैं। तो और वो कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि जिहाद जो है वो जो है वो तो बम फोड़ना नहीं है। जिहाद जो है वो अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, अपनी इंटरनल क्लींजिंग करना,
वो कह रहे हैं मैं लोगों को, मैं यूथ को इस्लाम का मतलब और ला इलाहा का मतलब बताना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि कायदे आजम तो ने तो आज़ादी ले दी, लेकिन मैं बताऊंगा कि आज़ादी का मतलब क्या है। तो आप क्या समझती हैं, ये इमरान खान 75 साल बाद लोगों को ये बताने लग पड़े हैं, ये तो ऑलरेडी सब मुसलमान है और पाकिस्तानी है, या क्या कई लोगों का कहना यह है कि इनको तो बताना चाहिए कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे किस तरह लेके जाना है, या इन्होंने किया क्या है वो बताना चाहिए। तो आप नहीं समझती कि ये लोग इमरान खान को क्यों सवाल नहीं करते इन चीजों के ऊपर? क्योंकि सर हमारा माइंडसेट इसी टाइप का हो चुका है, हम लोग हर जगह पे रिलीजन को ही लेके आगे चल रहे होते हैं। पाकिस्तान जरूर मजहब के नाम पे बना था, लेकिन उसके बाद जो है कोई और काम किया ही नहीं गया, ना इकोनॉमी पे हुआ ना एजुकेशन पे हुआ, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन को ही हमने प्रमोट किया है और या फिर उसका मिसयूज किया है। तो जाहिर है इमरान खान को मालूम है कि जो उनके सुनने वाले हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनका माइंडसेट या उनकी जो आईक्यू लेवल है वो उतना ही है कि जिसको इमरान खान आसानी से कैश कर सकते हैं, आसानी से काबू कर सकते हैं, तो वो रिलीजन को ही लेके बात करे चले जा रहे हैं। वरना उनसे जरा कोई पूछे ना कि जी आपने, आपके 4 साल जो आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त आपने क्या किया, आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ स्टैंड करती थी, आपकी इकोनॉमी कहाँ थी, या जो अब मशवरे वो दे रहे होते हैं, चाहे वो हो शायद शौकत तरीन जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक भाषण दे रहे होते हैं कि जी इकोनॉमी में ये करना चाहिए था, आईएमएफ के साथ वो करना चाहिए था। तो भाई आपने क्यों नहीं किया? आप क्या कर रहे थे 4 साल से? उसके बाद जिस तरह से फ्लड आया है, उससे उस वक्त जो है बजाय इसके कि लोगों के पास जाएं या उनको थोड़ी सी हमदर्दी करें उनके साथ, इमरान खान का कहना है कि जी चाहे किसी भी किस्म का फ्लड आए या अर्थक्वेक आए, कुछ भी आए, उनकी पॉलिटिकल रैलीज जो हैं वो नहीं रुकेंगी और ना ही उनके प्रोटेस्ट रुकेंगे। तो ये उनका भी कहना है, उनके पार्टी मेंबर्स का भी कहना है। तो वो एक तरह से इंतहाई, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है, बेहिस किस्म के इंसान है। वरना किसी कोई भी इंसान हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो या पाकिस्तान का ना हो, उसको इस वक्त पाकिस्तान की थोड़ी बहुत फिक्र है और लोगों को बुरा लग रहा है लोगों की हालत देख के। लेकिन इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे पड़े, और यकीनन उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट में से जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज इतनी बात तो कोई नहीं कर सकता। वरना जिस तरह से अली वजीर साहब को 2 साल से बंद कर रखा है, उससे कहीं ज्यादा बात जो है वो इमरान खान कर रहे हैं। लेकिन उनको बार बार मौका दिया जा रहा है, अदालतें भी उनको छोड़ देती हैं, कहीं से एस्टेब्लिशमेंट भी उनको नहीं रोक रही, जबकि वो बेचारे जो है, बेचारा तो खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इमरान खान की पार्टी के जो शहबाज गिल हैं उनको काफी टाइम से जेल में रखा हुआ है और तरह तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से भी आ रही हैं। लेकिन असल चीज जो जड़ है बुराई की, जो कहना चाहिए, वो तो इमरान खान सिखा रहे हैं। उनके पार्टी मेंबर्स की तो इतनी गलती नहीं है, उन्होंने तो पहले भी कहा कि जो जो स्टेटमेंट मैंने दी थी वो तो मुझे बताई गई थी, उनके लिए उनका फोन ढूंढा जा रहा है कि फोन में देखे मैसेज क्या था। तो ये सारी चीजें जो है इमरान खान को यकीनन कोई ना कोई शय दे रहा है, कोई ना कोई सपोर्ट है, तो वो ऐसा बोलते जा रहे हैं, वरना उनको इस वक्त तक रोक दिया गया होता। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, इमरान खान जो इतने पॉपुलर हैं, इतना उनका ग्लोबली भी वो जाने जाते हैं, पाकिस्तान में भी बड़ा उनका नाम है, तो ये भारत के साथ ट्रेड करने में क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो डर जाते हैं और खामोश हो जाते हैं? अभी शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो डर गए और खामोश हो गए। आप क्या समझती हैं, ये पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, ये इनको क्या डर होता है कि अगर हम भारत के साथ ट्रेड करेंगे, क्या वो भारत के साथ लार्जली वो जो कश्मीर का मसला है उस मसले को पहले हल करना चाहते हैं, या कि वो समझते हैं कि अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारे बिजनेसमैन को नुकसान हो जाएगा कोई? नहीं सर, हमारे बिजनेसमैन को क्या नुकसान होगा? वो तो हम अगर चाइना के साथ भी जो कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे जो लोग हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास तो अभी वेजिटेबल्स है ही नहीं, हमारे पास तो अभी खाने पीने की चीजें कम है। उससे तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे बिजनेसमैन को कोई नुकसान होगा। अब बल्कि लोग जो भूखे हैं उनके पास खाना पहुंचेगा अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर यही होता है कि जी अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर देंगे तो फिर इसका मतलब है कि बाकी के टर्म्स भी बेहतर हो जाएंगे। फिर हमारे जो फौज का फंड है वो भी हमें, बजट जो है वो भी कम करना पड़ जाएगा कि जी अब तो हमें कोई डर खतरा ही नहीं है कि भारत कुछ कर देगा, इसलिए कि अब तो ट्रेड है और बातचीत हो रही है, और सिर्फ ट्रेड तक तो बात नहीं रुकेगी। उसके बाद जाहिर है कि और बेहतरी होगी आपस में, जो डायलॉग्स होंगे, और हो सकता है कि और मजीद टूरिस्ट वीजा और इस किस्म की चीजें भी ओपन होना शुरू हो जाएं। और कश्मीर का इशू जो है वो तो कभी सॉल्व होने वाला नहीं है, वो तो हमने जिंदा रखा हुआ है, और हमने इसीलिए जिंदा रखा हुआ है कि हमें उससे कमाई करनी है।
और वो एक कमाने का जरिया है। जिस दिन कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया उस दिन तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर वो कहेंगे अब हम क्या करें, अब हम किसके नाम से जो है वो पैसा बटोरे। जो जगह जगह यहाँ पे बॉक्सेस भी लगे होते हैं मार्केट्स में, और ये जो है जिहादी तंजीमें या कहना चाहिए जो एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं मदरसे वाले, उनके भी बॉक्सेस लगे होते हैं और वो कश्मीर के नाम पे फंड ले रहे होते हैं, कभी किसी नाम पे फंड ले रहे होते हैं। तो वो सब कुछ तो खत्म हो जाएगा ना, फिर तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, और जाहिर है उससे ये कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनकी, बड़े बड़े घर, इनके ट्रिप्स और सब कुछ उसी पैसे से चल रहा है। तो ऑब्वियसली उनको तो ये सूट नहीं करेगा। और बाकी जहां तक इंडिया की बात है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया वाले को इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। कल भी मेरे शो में कर्नल दानवीर सिंह आए थे तो वो कह रहे थे कि नहीं करनी चाहिए, और उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो ये बात नहीं मान रहे या नहीं पसंद कर रहे। उसकी एक रीजन ये भी है ना कि हमारी साइड से बहुत बार जो है वहां पे गड़बड़ हुई है जिसको हमने माना नहीं है, और ये और बात है कि सबको पता था, हमारे ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर फिर भी गवर्नमेंट डर भी नहीं रही है, लेकिन गवर्नमेंट को हो सकता है ये हो कि जाहिर है अभी ये कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं और से बंदोबस्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत के साथ जाहिर है कि ये टर्म्स अपने जो है खराबी रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि उस लेवल तक जाएं कि जहां पे इनको ये कहना पड़े कि जी भारत हमारा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल। तो मैडम ये गड़बड़ आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में हुई है, तो आप समझते हैं कभी भारत की तरफ से पाकिस्तान में गड़बड़ हुई है कि यहाँ की ये वन साइडेड है, ये पाकिस्तान जो है वो हमेशा इंडिया को तंग करता रहता है और मामला खराब करता रहता है। पाकिस्तान ने भी बड़े सारे जो है वो जगहों पे बात की है, तो आप इस स्टोरी को किस हद तक सही मानती हैं? देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो कई चीजें हो चुकी है ना, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, और इस किस्म के जो अटैक्स वो बात करते रहते हैं वो सब हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। और ये नहीं कि मैं कह रही हूँ, बल्कि सभी कह रहे हैं, और ये चीज साबित भी हो चुकी है कई जगह। लेकिन भारत की तरफ से जाहिर है कि अगर दोनों तरफ की एजेंसीज जो है उनका वो तो ये काम करती होंगी कि कुछ ना कुछ हो सकता है बलूचिस्तान में लोगों को भेजते हो या कुछ करते हो, जो कि बड़ा मुश्किल है, उनको जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हालत हमने अपनी कर ली है और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी भी जो है वो खराब हो चुकी है और बाकी सारी चीजें जो हमारी चल रही है, सारी दुनिया हमसे अलग है, कोई हमें लिफ्ट नहीं करा रहा, तो उसके लिए भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने लिए काफी हैं। लेकिन जाहिर है कि इंडिया को अगर जहां मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में भी होता ही होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सिरे से कुछ नहीं होता होगा, वो बिल्कुल कहते होंगे नहीं नहीं हम साइड पर हैं, लेकिन इतने उस स्केल पे नहीं है जिस स्केल पे पाकिस्तान से कहा जाता है। और बाकायदा है, पहले तो हाफिज सईद वगैरह अनाउंस किया करते थे कि जी हम यहाँ से लड़के तैयार करके भेजेंगे कश्मीर में। तो पता नहीं कश्मीर का फोबिया इनका कब खत्म होगा। क्या इनको जो है वो पूरा मुल्क इन्होंने जो है कश्मीर के पीछे पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है कश्मीर के लिए। भाई आप पहले इधर तो कुछ ऐसी चीजें कर लीजिए ना कि वहां से जो कश्मीर के लोग हैं वो अट्रैक्ट हो इधर, कि जी यहाँ तो बड़ा कोई दुबई या पता नहीं पेरिस बना दिया है कि वहां से लोग कहें कि हाँ जी हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई चीज नहीं है। उनके लोग उठ उठ के या के जो है वो कभी किसी कंपनी में जाके सीओ लग जाते हैं, कभी कहीं हमारे कहीं नजर नहीं आते, सिवाय घूमते फिरते टहलते सिर्फ यूरोप में दिखते हैं, बाकी तो कोई हमें कहीं नजर नहीं आता है कोई खास पोजीशन पे। तो सर ये सारी चीजें काउंट होती हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस वक्त कम से कम 5 से 10 साल के लिए कश्मीर को साइड पे रख देना चाहिए। और इस वक्त जो हालत हमारी हुई हुई है कि बिल्कुल 70% बलूचिस्तान जो है वो भी पानी के अंदर है, सिंध का बुरा हाल है, केपीके का बुरा हाल है, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ और उनके घर बिल्कुल तबाह हो गए। उस उसको देखना चाहिए और अपने आप को संभालना चाहिए। बाद में 10 साल बाद अगर कुछ हुआ तो ठीक है, कश्मीर कश्मीर कर ले, लेकिन फिलहाल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैडम ये जो आप अक्सर बात करती हैं जिहाद की और ये चीजें, तो आपने कहा पैसा आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो ये किसके पास पैसा आता है और कौन बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करता है जिहाद के पैसे से? ये कौन है? आप नाम क्यों नहीं लेती? आपको जब इतनी इंफॉर्मेशन है तो आप बताएं ना हमें और हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स को, कि ये जो जिहाद का इतना पैसा आता है और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये कौन चलाता है और क्यों नहीं रोका जा रहा है? ये अभी भी आप समझ रही हैं जिहाद हो रहा है कश्मीर के अंदर? नहीं तो सर आपके पास तो पहले ही बहुत पैसा है, आप क्या चाह रहे हैं कि मेरी सुपारी ली है आपने कि आप चाह रहे हैं मैं नाम भी बताऊं? लेकिन सर यहाँ पे बहुत सी ऐसी ऐसी जैसे मदरसे हैं, मैडम, मौलवी माफिया है। जवाब आप चना दे रही हैं,
आप सवाल का जवाब सवाल में देना, अगली हाँ ब्रैकेट। हाँ मैं दे रही हूँ सर। देखें बहुत से यहाँ पे जो मदरसे चल रहे हैं, जो यहाँ पे मुल्ला है, मुल्ला माफिया मौजूद है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो मौलाना तारिक जमील हो, चाहे और दूसरे लोग हो, उनके पास जो है उनको, और उनको ये नहीं कि उनको कोई आम आदमी तो फंड करता ही करता है। लोग तो इतने ज्यादा इमोशनल है जिहाद को लेकर पाकिस्तान में कि औरतें अपने जेवर तक दे देती हैं और पैसा देते हैं। और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो जो इंडस्ट्रीज जिनकी चल रही होती हैं, हमारे जैसे मजदूर पेशा लोगों की बात नहीं कर रही, वो भी उनको फंड करते हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता। आपने कभी किसी को देखा है कि जिनके मदरसे हों और वो कोई छोटी मोटी गाड़ी में चल रहे हो? हाँ, ईदी साहब को कह सकते हैं। ईदी साहब का जो काम था, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और उनके जैसे लोग पाकिस्तान में होने चाहिए। कि उनके लिए जो है, अभी भी अगर उन्होंने कोई एम्बुलेंस या कुछ मंगवाई है फ्लड वालों के लिए, तो उसके ऊपर अगर वो 40 लाख की चीज है, तो उसके ऊपर 80, एग्जाम्पल में दे रही हूँ, तो 80 लाख यानी डबल जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने। उनकी कोई मदद नहीं करता। लेकिन ये जो इस तरह के लोग होते हैं जिहादी माइंडसेट के, अब ये लोग जो है ये कब्जा भी कर लेते हैं, जमीनों पे भी कब्जा कर लेते हैं। इस्लामाबाद में भी अगर आप कुछ साल के लिए प्लॉट ले लें और उस प्लॉट के ऊपर कोई ना जाए और छोड़ दें उसको, तो ये वहां मस्जिद बना देते हैं। पहले एक ईंट रखेंगे, फिर दूसरी ईंट रखेंगे, और उसके बाद वो कब्जा हो जाता है। अभी भी जो उधर इस्लामाबाद में ही जो लाल मस्जिद है, उसके एरिया में भी उन्होंने ज्यादा हिस्से पे कब्जा कर रखा है। और अगर ऊपर उनके डंडे चंडे लेके, आपने देखा होगा लोग खड़े रहते हैं कि अगर कोई जाएगा सीडीए से या किसी से कि जी आपने गलत कब्जा किया है, तो वो डंडे वाले आके मारपीट भगा देते हैं। और यही लोग, हाफिज सईद ने बहुत बार ऐलान भी किया था, उसकी उसकी वीडियोस होंगी पुरानी हाफिज सईद की। उसने कहा कि हाँ जी, मैं लड़के तैयार करता हूँ और मैं उनको जो है वो कश्मीर में भेजता हूँ, और हम कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं। अरे आप किस बात का जिहाद कर रहे हैं? जिहाद ये होता है कि आप जाके लोगों को मारें, उनका नुकसान करें? या जिहाद ये होता है कि आप अपने अंदर के शैतान को मारें? यहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं है, इनको जिहाद की सूझ रही है। तो ये सब इसीलिए होता है। कभी देखा है किसी मौलवी को जो टीवी पर भी आते हैं? बहुत से लोग आते हैं, मौलाना अशरफी हैं और कई लोग हैं, मैं किस किस के नाम लूं आपको कि सारे मेरे पीछे पड़ गए, मेरे घर का दरवाजा तोड़ दें। लेकिन ये कि ये सब लोग जो है, इनके पास इतना इतना पैसा होता है। मैंने तो आज तक कोई गरीब मौलवी देखा नहीं, कोई गरीब मदरसे वाला देखा नहीं, और ये बच्चों के जहनों में जहर भर रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग इनको फंड कर रहे होते हैं। इनके डब्बे आप देखें ना, जो बॉक्सेस इनके लगे होते हैं मार्केट में, कभी खाली नहीं दिखेंगे आपको, भरे होते हैं पैसों से। और लोग जा जाकर, बल्कि मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, एक ने तो, एक मौलवी की वीडियो है, वो उन्होंने एटीएम में कोई ऐसा सिस्टम लगाया कि वो कह रहे हैं एटीएम से आप हमें पैसे भेज सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। वो वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, और मैंने कई बार अपने शो में दिखाई भी है वो वीडियो। तो इस तरह से जब हम फंड करेंगे, हम एजुकेशन पे फंड नहीं करेंगे, हम इसके बजाय इस किस्म के लोगों को पैसा देंगे, हमारे आम लोग भी और हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी, हमारे पॉलिटिशियन भी, हर कोई जब इनको फंड करेगा, तो पाकिस्तान में उसी तरह के लोग हम देखेंगे ना, उसी माइंडसेट को हम बढ़ता हुआ देखेंगे। हर एक से नफरत, हर एक से नफरत, बस हम सबसे अच्छे हैं। और उसके बाद दूसरे रिलीजन को भी छोड़ दीजिए, ये तो मुस्लिम्स आपस में एक दूसरे के साथ, एक ये मौलवी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। आपने देखा कभी ईद बकर ईद पे कि इनके ऊपर यही झगड़ा चल रहा होता है कि वो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा आपस में, ये तो एक चांद नहीं देख सकते ईद पे, वो कहता है तब ईद है, वो कहता है जब ईद, एक 29 को ईद कर देता है, एक 30 को ईद कर देता है। इस किस्म के तो लोग हैं। तो यहाँ पर जाहिर है कि हमने जो है लोगों का यही माइंडसेट लास्ट 40-50 ईयर से बना दिया है। पहले शायद नहीं होगा। लोग कहते हैं कि 60s-70s में जो है पाकिस्तान बहुत अच्छा था, 50s में बहुत अच्छा था। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा एक समझदार लोग होते थे और एजुकेशन पे बहुत तवज्जो थी और सब कुछ ठीक था। ये जो है 50-60s के बाद 70s के एंड से शायद ये सब कुछ खराब होना शुरू हुआ है। लेकिन फिर वो खराब होता चला गया ना। मेरे आपके जैसे लोग बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमें कोई सुनता नहीं है। ऊपर से हमें और जो है धमकियां देनी शुरू कर देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे। तो जाहिर है कोई ठीक होने को तैयार नहीं। फिर अगर आप लोग ये चीज ना माने तो और बात है, लेकिन जो हो रहा है वो अब इंटरनेट की वजह से सबको मालूम है। बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम, ये वाकई ये मामला। तो मैडम ये जो आपने तारक जमील साहब का नाम लिया, आप क्या समझते हैं ये भी जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं? तो इनके अगेंस्ट क्यों कोई एक्टिव कार्रवाई नहीं होती है? अगर ये भी जिहाद के ऊपर, तारक जमील तो बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस नाम समझा जाता है, क्योंकि इनकी तो करोड़ों में फॉलोइंग है।
सर करोड़ों में फॉलोइंग होने से तो कुछ नहीं होता ना। इमरान खान भी कहते हैं कि उनकी बहुत फॉलोइंग है, इस वजह से अदालतें उन्हें कुछ ना कहें, ये बात तो नहीं है। लेकिन ये कि सिर्फ मौलाना तारिक जमील नहीं है, और भी कई, जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों होगी? इनको उनको कौन रोकेगा, इनको कौन समझाएगा? क्योंकि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो आम आदमी तो नहीं है ना, जिनके ऊपर ये बैठ के और इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। लंबी लंबी 2-2 करोड़ की लैंड क्रूजर में बैठेंगे, बड़े बड़े घर हैं, कभी वो जो तबलीग करने अमेरिका जा रहे हैं तो कभी कहाँ जा रहे हैं। तो इस किस्म के लोग हैं यहाँ पे, तो जाहिर है उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहीं ज्यादा वो लोग हैं जो मुल्क को चला रहे हैं, जो जिनके हाथ में जो पॉलिसी मेकर्स हैं। जब आपने वही उस माइंडसेट के कर दिए हैं, तो फिर ऐसे ही तो कोई नहीं आके बात कर सकता है यहाँ पे। अभी इन्होंने, क्योंकि एफएटीएफ की टीम मैंने सुना है आ चुकी है पाकिस्तान में, एफएटीएफ का बड़ा प्रेशर है, तो इन्होंने थक हार के इन्होंने हाफिज सईद को बंद कर दिया है, और कहा है कि जी 30 साल की सजा दे दी है, वरना इतने दिनों से था हाफिज सईद आराम से खुला घूम रहा था और बातें कर रहा था, और कुछ भी उनकी उसकी आया करती थी कि जी कश्मीर में लड़के भेजो, तो किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सुनते रहे। लेकिन उसको करना चाहिए था। लेकिन अभी भी हाफिज सईद कहाँ है, कौन सी जेल में है? कोई बताएगा क्या कि किस जेल में बंद किया हुआ है? नहीं, घर में ही बंद कर रखा होगा। अभी भी थोड़े दिन पहले आप जानते हैं कि घर के बाहर जो को ब्लास्ट हुआ था या क्या हुआ था हाफिज सईद के लाहौर में, तो वो घर के अंदर बैठा हुआ था। तो भाई आपने जो है वो लोगों को जो है वो मामू बनाने की कसम खाई हुई है। आप मतलब हर बार अनाउंस कर देते हैं कि जी जेल में डाल दिया 30 साल के लिए, वो घर में बैठा हुआ है आराम सुकून से, इंटरनेट भी लगा हुआ है, एसी भी चल रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, सब कुछ है। और कहा ये जा रहा है, तो वो एफएटीएफ वाले भी जो है उनको अगर इतना यकीन होता पाकिस्तान पे, तो उनको यहाँ के विजिट करने की जरूरत नहीं थी। वो उधर से ही वो एफएटीएफ से हमें जो है वो ग्रे से व्हाइट में कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जाहिर है हमने अपने, चाहे हम सच भी बोल रहे हो, हमने अपना इंप्रेशन ऐसा बना दिया है कि अब कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। अब वो कहते हैं अच्छा हम आके देखेंगे, अब वो आके कहेंगे लाओ जी वो मसूद अजहर कहाँ है और बाकी लोग किधर है। सब एक तो जो दुनिया का जो इंसान जो है ना, उसका नाम अगर यूएन में आ जाता है कि जी ये टेररिस्ट है, तो पता नहीं वो पाकिस्तान से क्यों निकलता है। मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई। चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे कोई हो, कि अगर इल्जाम लगता है तो उसके बाद हम गलत क्यों नहीं साबित कर पाते? वो आदमी यहीं से क्यों मिलता है? कहीं और से निकलना चाहिए ना। ईरान भी है, इराक भी है, यूएई भी है, सऊदिया, कहीं और से मिल जाए। लेकिन जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगता है और हम उसके बाद कहते हैं नहीं 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 हमने तो कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन आखिरी में वो आदमी यहीं से बरामद होता है। और फिर हम कह देते हैं हमें तो पता ही नहीं था। मतलब अगर नहीं पता था तो भी हमारा फेलियर है कि हमारी एजेंसीज को पता नहीं था, और अगर पता था और छुपा रहे थे तो भी हमारी गलती है कि हम छुपा रहे थे। दोनों दोनों सूरतों में हम गलत है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इनको कौन समझाएगा और इन्हें कौन बताएगा, कौन सिखाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। ये जिहाद की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। और ये जो इमरान खान ने ये जो नई बात शुरू कर दी है कि मैं आए आपको जिहाद पढ़ाऊं, हमें भाई टेक्नोलॉजी दो, हमें हमारे हाथों में कंप्यूटर दो, हमें आईटी हम्म। सिखाओ, जो हमें करना चाहिए, जिस चीज़ की हमारे बच्चों को ज़रूरत है। तुम एक नई चीज़ लेके आ गए हो, खुद तो ये जवानी में याशियां करते हैं, बुढ़ापे में बूढ़े होके हमें जो है वो इस तरह के दर्श देते हैं, जबकि बच्चों को कुछ और चाहिए, उनको तो नहीं सर, गुजारनी है, वो चाहे तरीके बताएं। जी मैडम। नहीं सर, अब मैं भी यही कह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो है, जैसे आप हैं एजुकेशन फील्ड में, आप हैं डॉक्टर परवेज हूद भाई है, इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए ना। हमारा मुल्क चलाने के लिए हमें पढ़े लिखे लोग और एजुकेशन के में जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए, ना कि इन पॉलिटिशियन से जिनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ पे किस हाल में है, कहाँ पे फ्लड है, कहाँ पे फ्लड नहीं है, या कहाँ पे कोई आ गया, किसका घर खत्म हो गया। अभी तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत जगह पे कि कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई गवर्नमेंट का या किसी भी इदारे का कोई जा ही नहीं रहा है देखने के लिए उन लोगों को। तो हम लोग जो हैं, अब आप जैसे देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, मेरी अपनी फैमिली के साथ बेशुमार लोग मुल्क छोड़ के चले गए, अभी के नहीं पहले से, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने पढ़ लिख लिया है तो हमें बाहर तो हम चल जाएंगे, यहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। अब अगर ये आगे भी हमारे बाद वाली जनरेशन भी यही सोचती रहेगी और आगे जाके पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जाती रहेगी, तो इनका क्या हाल होगा? फिर यही है कि जो जो जिसके बस में है वो यहाँ से निकल जाए और जाके कहीं और देखे। जाहिर है जो डॉक्टर इंजीनियर या कोई भी तरह की अच्छी फील्ड में है, वो तो यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर ये यही हाल रखेंगे, जिहादी माइंड रखेंगे, या कौन रखना चाहेगा अपने बच्चों को कि कल को बिल्कुल उनके ठीक, बच्चे भी यही कुछ कर रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम। अल्लाह पाकिस्तान कामिल नासर हो। और इस सोच से, ये जो इस तरह के जो सोच वाले लोग हैं, उनसे हमारी जान छुड़ाए, जो पाकिस्तान को तरक्की की बजाय
जो पीछे की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू काज़मी साहिबा फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर।